अपन बात कर रहे थे राजस्थान के भूगोल और राजस्थान के भौतिक प्रदेश पढ़ रहे थे। तो राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में अपन ने दो भौतिक प्रदेश पढ़ लिए, एक तो हाड़ौती का पठार और दूसरा पूर्वी मैदानी क्षेत्र। आज अपन बात करेंगे तीसरे भौतिक प्रदेश की, जो है अरावली पर्वतीय प्रदेश। तो अरावली पर्वतीय प्रदेश अरावली पर्वतीय प्रदेश की बात की जाए तो किसी भी भौतिक प्रदेश की बात करने से पहले अपन हर बार 4 ही पॉइंट देखते हैं। पहला, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, दूसरा उसका विस्तार क्या है, तीसरा उसकी विशेषता क्या है और चौथा उसका वर्गीकरण किस तरीके से हुआ है। तो इन्हीं 4 पॉइंटों को डिस्कस करते हैं अपन। सबसे पहले तो अरावली पर्वतीय प्रदेश के अंदर पहला पॉइंट देखते हैं इसकी उत्पत्ति, यानी अरावली पर्वतीय प्रदेश की उत्पत्ति कैसे हुई होगी, इस धरती पर आया कैसे होगा। ठीक है, तो उत्पत्ति की बात की जाए तो अपन ने ये देखा था कि धरती का जो आज तक का कालखंड है उसको 4 महाकल्पों में बांटा था। कौन सा? आद्य महाकल्प, ऐसे करके बांटा था अपन ने 4 महाकल्पों में। तो जो सबसे पुराना महाकल्प था, सबसे पहले जो महाकल्प आया था वो था आद्य महाकल्प। तो अरावली पर्वतीय प्रदेश की भी उत्पत्ति उसी समय हुई थी, आद्य महाकल्प के प्री कैम्ब्रियन काल में। आद्य महाकल्प के महाकल्प तो आद्य महाकल्प जो पहला महाकल्प था ना, उसी के अंदर के प्री कैम्ब्रियन काल, आद्य महाकल्प के प्री कैम्ब्रियन काल में जो गोंडवाना लैंड के वलन की क्रिया से, गोंडवाना लैंड के वलन की क्रिया से, यानी आद्य महाकल्प के जो कल्प पड़े थे, तो आद्य महाकल्प में 2 कल्प है, उसमें से प्री कैम्ब्रियन काल, इस प्री कैम्ब्रियन कल्प या काल के अंदर जो गोंडवाना लैंड था, क्योंकि अपन जानते हैं पेंजिया था, पेंजिया बाद में टूटा था किसमें, एक तो अंगारा लैंड में और गोंडवाना लैंड में। ये गोंडवाना लैंड में ही भाग था, उस गोंडवाना लैंड के वलन की क्रिया से उत्पत्ति हुई है किसकी? अरावली पर्वतीय प्रदेश की। ये तो याद ही होगा कि अपनी पृथ्वी थी, जो पृथ्वी थी उसमें एक तो था पैथालासा और एक था पेंजिया, वो बाद में टूट के अलग हो गया पेंजिया। ठीक है, पैथालासा तो था स्थलमंडल, जलमंडल, और जो पेंजिया था उसे बोलते थे अपन स्थलमंडल। ठीक है, ये था पेंजिया और ये था पैथालासा। ठीक है, और जो पेंजिया बाद में टूटा था, एक तो अंगारा लैंड में, एक था गोंडवाना लैंड। और जो अंगारा लैंड थी उसके एक तो नॉर्थ अमेरिका और दूसरा यूरेशिया, ये 2 भाग थे। ठीक है, उन 2 क्षेत्र थे। और जो गोंडवाना लैंड थी उसमें प्रायद्वीपीय भारत, अंटार्कटिका, अफ्रीका, ये सब महाद्वीप किसमें थे? गोंडवाना लैंड में थे। तो अब जब अपन ये भी जानते हैं कि गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड जब आके यूरेशिया में जुड़ी थी अपनी गोंडवाना लैंड आके, तब टूट गई ये अफ्रीका महाद्वीप वाले प्लेट से, तब अपने किसका? हिमालय का निर्माण हुआ था। लेकिन हिमालय से पहले, यानी कौन से महाकल्प में? आद्य महाकल्प में। हिमालय का निर्माण तो तृतीयक महाकल्प में हुआ है, वैसे बोले द्वितीयक महाकल्प बोले या तीसरा महाकल्प, नाम इनका एक कम है, लेकिन जो द्वितीयक महाकल्प है जिसे हिमालय महाकल्प कहते हैं उसमें हुआ था। लेकिन गोंडवाना लैंड के अंदर जो प्री कैम्ब्रियन काल था ना, उसके अंदर वलन की क्रिया से अरावली पर्वतीय प्रदेश की उत्पत्ति बहुत पहले ही हो चुकी थी। तो सबसे पुरानी जो भौतिक प्रदेश बात किया जाए तो अरावली वाला ही है, क्योंकि ये पृथ्वी के स्टार्टिंग काल में ही जिस टाइम हो गया था, जब तक ये पैथालासा और पेंजिया अपना टूटा नहीं था ना, तभी अपने इस गोंडवाना लैंड पे अरावली पर्वतीय प्रदेश का जन्म हो चुका था। अब वलन से क्या तात्पर्य हो गया? एक प्लेट जब दूसरे प्लेट की तरफ आती है तब एक भारी प्लेट होती है और एक हल्की प्लेट होती है। तो भारी प्लेट जब हल्की प्लेट के नीचे से आकर नीचे दबकर इसको ऊंचा उठा देती है, तो यही तो है वलन, यही तो है वलन। तो यानी जो कंप्रेशन होता है इन दोनों के बीच में, कंप्रेशन के कारण जो प्लेट में मुड़ाव आ जाता है और उस मुड़ाव की वजह से एक पर्वत श्रृंखला का नाम
निर्माण होता है वो एक वलित पर्वत श्रृंखला है। तो इसलिए अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में पूछे तो अपनी वलित पर्वत श्रृंखला होगी अरावली। एक पहला पॉइंट हो गया उत्पत्ति। अब उत्पत्ति के बाद में दूसरा पॉइंट अपन डिस्कस करते हैं विस्तार, कि अरावली पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार कहाँ है राजस्थान में। ठीक है, विस्तार में देखें तो अरावली पर्वतमाला अपने टोटल ऑल ओवर 700 किलोमीटर लगभग लंबी है। कहाँ से कहाँ तक? ये इसकी शुरुआत होती है पालनपुर गुजरात से, पालनपुर गुजरात से, और ये दिल्ली तक। दिल्ली में अपने राष्ट्रपति जी का भवन बना हुआ है रायसीना हिल पर, तो वो रायसीना हिल पर है, वहाँ तक ये अरावली पर्वतमाला है। और इसका 80% भाग है ना वो ही सिर्फ राजस्थान में है, इसका 80% भाग ही राजस्थान में है, बाकी ये पालनपुर गुजरात से शुरू होकर दिल्ली तक पहुँचती है। तो अरावली कितने राज्यों में फैली हुई है? 1 नंबर तो हो गया गुजरात, 2 नंबर हो गया राजस्थान, तीसरा नंबर हो गया हरियाणा। हरियाणा में इसको डोसी पर्वत के नाम से जानते हैं, और चौथा हो गया यूटी। यूटी कौन सा? दिल्ली। ठीक है, तो ये इतने क्षेत्र में फैली हुई है। और इसकी टोटल लंबाई, एग्जैक्ट लंबाई की बात की जाए तो टोटल 692 किलोमीटर है, टोटल 692, लगभग 700 किलोमीटर कह सकते हैं। और राजस्थान में कितनी है? अपने को तो राजस्थान का जिक्र पढ़ रहे हैं, तो राजस्थान में कितनी है? तो राजस्थान के अंदर बात की जाए तो राजस्थान में सिरोही से तो एंटर होता है, सिरोही से लेकर इधर खेतड़ी झुंझुनू तक, खेतड़ी झुंझुनू तक, इसके बीच में अपनी अरावली पर्वतमाला। और ये पूरी दूरी है 550 किलोमीटर, इतनी दूरी लंबी ये अपनी राजस्थान के अंदर है अरावली पर्वतमाला। और सिरोही में कहाँ से? खेड़ ब्रह्मा से। खेड़ ब्रह्मा से एंट्री करती है राजस्थान के अंदर, और खेतड़ी तक, झुंझुनू खेतड़ी तक अपने रहती है ये राजस्थान में। तो इसका सबसे ज़्यादा विस्तार है, क्योंकि अपन जानते ही हैं इसकी आकृति कैसी है, ऐसी आकृति है अरावली की। ठीक है, तो इसका सर्वाधिक जो विस्तार है वो इस साइड है, क्योंकि सबसे ज़्यादा चौड़ाई इधर है और बीच में इसकी चौड़ाई कम है। तो सर्वाधिक विस्तार इस नीचे वाले जिलों में। तो नीचे वाला सबसे बड़ा जिला कौन सा आता है? उदयपुर में। तो सबसे ज़्यादा जो अरावली का विस्तार है वो उदयपुर के अंदर है, और सबसे कम की बात की जाए तो वो जयपुर में है। जयपुर में मान लो, या उत्तर पूर्व में, सारों में ही है। ठीक है, उत्तर पूर्व के जितने भी राज्य हैं उन सब में सबसे कम और सबसे ज़्यादा सर्वाधिक। अब इसकी हाइट की बात की जाए कि अरावली की हाइट सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो अरावली के बारे में एक ही बात याद रखनी है, जैसे जैसे ये दक्षिण की तरफ आती है वैसे वैसे अरावली की हाइट बढ़ती जाती है। क्योंकि अपन जानते हैं कि जो आपने अरावली की सबसे ऊंची चोटी है वो गुरु शिखर है, और वो सिरोही में है। तो जैसे जैसे नीचे की तरफ आते हैं इसकी हाइट बढ़ती जाती है। तो सर्वाधिक हाइट सिरोही में है। हाइट की बात की जाए तो सर्वाधिक तो हाइट है सिरोही में। ठीक है, और सबसे कम हाइट वो है जयपुर में। सबसे कम ऊंची जो अरावली है राजस्थान के अंदर वो जयपुर में है। ठीक है, और इसकी चौड़ाई की बात की जाए, जब उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ती है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की, क्योंकि अपने डायरेक्शन देखते हैं तो ऐसे ही होता है, ये तो उत्तर, ये है दक्षिण, ये पूर्व और ये है पश्चिम। तो अरावली का विस्तार ऐसे है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर इसकी चौड़ाई बढ़ती है। तो ये बात तो आपने बोल ली है, ये ऐसी है अरावली अपनी। तो यही तो बात याद रखनी है। अब इसकी प्रमुख चोटियाँ देख लेते हैं एक बार, इसका जो मतलब काट के देख लेते हैं अरावली कैसी है। तो जैसे ये राजस्थान में एंटर करती है तो सबसे पहले चोटी आती है, उसका नाम है अचलगढ़। सिरोही के अंदर जो सबसे पहले चोटी सिरोही से एंटर करती है, तो सिरोही के अंदर इसकी पहली चोटी आती है अचलगढ़। अचलगढ़ के बाद में गुरु शिखर, दूसरी चोटी आती है गुरु शिखर। ठीक है, गुरु शिखर के बाद में तीसरी सबसे चोटी आती है जस्ट गुरु शिखर के बाद में शेर। बाद में शेर के बाद में इससे थोड़ी सी नीचे चोटी आती है, उसका नाम है दिलवाड़ा, क्योंकि दिलवाड़ा के जैन मंदिर पता है अपने को माउंट आबू में। और उस दिलवाड़ा के बाद में ऊंची चोटी आती है, उसका नाम है जरगा। और जरगा कहाँ पे? उदयपुर में, अपन ये भी जानते हैं। उसके बाद में ऊंची चोटी आती है वो है कुंभलगढ़। ऊंची चोटियों का यही रहता है। कुंभलगढ़ कहाँ है? कुंभलगढ़ दुर्ग तो राणा कुंभा ने बनाया था, जो राजसमंद में, अपन जानते हैं। अचलगढ़ कहाँ है? सिरोही में, और अचलगढ़ सिरोही में, गुरु शिखर सिरोही में, शेर सिरोही में, दिलवाड़ा सिरोही में, ये माउंट आबू के अंदर है। तो अपन ये इसका जो क्रॉस सेक्शन डायग्राम देखते हैं ना,
वो है। इस प्रकार से चट्टानों को देखें, ऐसे ऊपर से देखें कि ये अपन ने उनको साइड से काट के देख लिया ऐसे, ठीक है, ये हो गया। अब एक इम्पोर्टेंट फैक्ट और बच गया इसके अंदर कि अरावली का ऑल ओवर राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है। तो अरावली का जो क्षेत्रफल है ना राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का, तो अरावली का क्षेत्रफल लगभग 9.3% है, ठीक है, 9.3% अरावली का क्षेत्रफल है, ठीक है। तो अब अपने को याद होना चाहिए, अपन ने तीसरा भौतिक प्रदेश पढ़ रहे हैं तो पीछे वाले भी याद होने चाहिए। तो पहला भौतिक प्रदेश पढ़ा था हाड़ौती का पठार। हाड़ौती के पठार का कितना था क्षेत्रफल, अपन ने ये देखा था 6.49% था। दूसरा हाड़ौती का पठार आता है, अपने पूर्वी मैदानी क्षेत्र पढ़ा था, ठीक है, उसका क्षेत्रफल देखा था 23%। और तीसरा देख रहे हैं अपन ये अरावली पर्वतीय प्रदेश, और इसका 9.3%, ठीक है। और इसमें जनसंख्या भी याद होनी चाहिए अपने को। इसमें 6.49% में 10% जनसंख्या निवास करती थी, इस 23% में 40% जनसंख्या निवास करती थी, और इस 9.3% क्षेत्रफल में यानी अरावली पर्वतीय प्रदेश में जो जनसंख्या निवास करती है वो जनसंख्या है 10%। 10% जनसंख्या निवास करती है। अब देखो जनघनत्व यहीं से पता चलेगा। जनघनत्व क्या होता है, 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या। तो यहाँ 6.5% में 10% लोग रह रहे हैं, यहाँ 23% में 40% लोग रह रहे हैं, और यहाँ 10% में 10% लोग रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा जनघनत्व कहाँ हो गया, 23 में 40 का, एक नंबर पे ये हो गया, ठीक है। दूसरे नंबर पे क्या हो गया, 6.5 में 10%। तो एक नंबर पे तो आ गया पूर्वी का मैदानी क्षेत्र, 2 नंबर पे आ गया हाड़ौती का पठार, ठीक है, और 3 नंबर पे आता है ये अरावली पर्वतीय प्रदेश, क्योंकि 10% में लगभग 10% जनसंख्या रह रही है। और 4 नंबर पे तो अपन जानते हैं सबसे वीरान थार का मरुस्थल, वो 4 नंबर पे अपने जनघनत्व की। तो इसका ये भी याद रखना है कि ये जनघनत्व की दृष्टि से कौन सा नंबर है, जनघनत्व इसका तीसरा नंबर है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं डायरेक्ट, छोटे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से भौतिक प्रदेश का कौन सा नंबर आता है। तो अब अपन ने उत्पत्ति देख ली और दूसरा पॉइंट देख लिया इसकी विस्तार। अब तीसरे पॉइंट पे इसकी विशेषता और वर्गीकरण बचा है। तो तीसरे पॉइंट पे इसकी देखते हैं इसकी विशेषता क्या है, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ से भी बनते हैं, विशेषता से भी। इसकी विशेषता क्या है, विशेषता में पहले देखें तो इसका हिस्ट्री देखते हैं। तो इतिहास में इसके क्या क्या नाम मिले हैं। तो एक तो इसका नाम मिला है मेरू पर्वत, मेरू पर्वत, मेरू पर्वत या इसे ही कहते हैं सुमेरु पर्वत। ये कहाँ पे कहा गया है, इसको विष्णु पुराण में कहा गया है। जो विष्णु पुराण लिखित है उसके अंदर ही इसको बोला गया है कि इसका नाम मेरू पर्वत या सुमेरु पर्वत है। और अरावली का मतलब क्या होता है, अरावली क्या चीज़ है, अरावली नाम कैसे पड़ा इसका, ये फैक्ट और देख लेते अपन, ठीक है, समझने के लिए। अरावली, अरा प्लस वली, अरा प्लस वली, इसका मतलब यही होता है कि वलन से निर्मित, वली मतलब वलन से निर्मित पर्वतों की श्रृंखला, वलन से निर्मित पर्वतों की श्रृंखला अरावली कहलाती है। क्योंकि पर्वतों की श्रृंखला, इसमें बहुत सारे पर्वत हैं और ये पर्वतों की श्रेणियां हैं, इसी वजह से इसे पर्वतों की श्रृंखला की वजह से अरावली की पहाड़ियाँ या अरावली पर्वत श्रृंखला बोल देते हैं। अरावली क्यों, तो अरावली का वैसे शाब्दिक अर्थ ही मतलब होता है वलन से निर्मित पर्वतों की श्रृंखला, ठीक है। और अरावली का मूल बात किया जाए, अरावली का उद्गम कहाँ से, मूल मतलब जड़, अरावली का मूल, मूल कहाँ है अरावली का, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। अरावली का मूल, तो अरावली का मूल है अरब सागर से, अरब सागर से, ठीक है। भारत के नक्शे में बात की जाए अरावली, तो जो अरब सागर है उस अरब सागर से उदय होते हुए अरावली पानी के अंदर है, और बाद में ये बाहर निकलती है पालनपुर गुजरात से, और निकल के दिल्ली के रायसीना हिल तक अरावली बाहर दिखती है अपने को। तो इसका मूल उद्गम स्थल माना जाता है अरब सागर, अरब सागर में, ठीक है। ये याद रखने वाली बात है कि अरावली का मूल न कि पालनपुर है, पालनपुर गुजरात नहीं है, अरावली का मूल है अरब सागर, ठीक है। अरावली की आकृति की बात की जाए तो अरावली की आकृति 3-4 नाम बताए गए आकृति के बारे में, अलग अलग लोगों ने अलग अलग आकृतियाँ बताई है, ठीक है। तो अरावली की आकृति का डिस्कस करते हैं अपन, आकृति कैसी है। पहली आकृति, अब जिस शेप में दिखी लोगों ने उस शेप से लगभग उसके मिलती जुलती बना दी। जैसे अपन जानते हैं उत्तर में अरावली पतली है और दक्षिण में जाके ये अरावली चौड़ी हो जाती है, ऐसे अरावली की शेप बता दी, ठीक है। ये शेप किस जैसी है, तो जो एक अपना वाद्य यंत्र है तंदूरा, तत्वाद्य यंत्र है ये, उसके समान दिख रही है। वो इस प्रकार का बना हुआ होता है, उसमें ऐसे तार लगे हुए होते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे तार लगे हुए होते हैं, ठीक है। और इनको ऐसे वहाँ से ऐसे बांधा होता है,
ये ऐसे ऐसे वाला याद है। तो ये तंदूरा के समान बता दी। अब एक अरावली, अब देखो एक और शेप देखते हैं, ऐसी था ही, ठीक है, ये अरावली का ऐसे बना दी, ठीक है। अब किसी को इस प्रकार दिखी तो इसने क्या बोला, ये जो उत्तर में है ये तो है भेड़ की शिला के बराबर, भेड़ की शिला, भेड़ की शिला से क्या तात्पर्य है, भेड़ की पीठ के समान, ठीक है। और इन्हें दक्षिण में देखा तो दक्षिण में पंजाकार है, ठीक, एक यहाँ लगातार पंजो बनेडो है तो वह पंजाकार है यहाँ, ठीक है। और एक कुछ लोगों को ये इस प्रकार की दिखी, कुछ लोगों को बोले ये ऐसी है अरावली, तो ऐसी तो अपने को पता है, ठीक है, बोले ऐसी है, ठीक है। तो ये बन गया कान के समान, ठीक है, तो बोला कर्णवृत्त के समान है, कर्णवृत्त के समान है, ठीक है। ये शरीर का एक अंग के समान हो गई, इसकी दक्षिण और उत्तर में, उत्तर और दक्षिण में बता दी, और ये वाद्य यंत्र के समान बता दी। तो तीन तरीके की इनकी पूछी जाती है। तो किस वाद्य यंत्र के समान है, तो ये ऑप्शन में तंदूरा हो तो तंदूरा सही है, भेड़ की शिला हो तो भेड़ की शिला सही है, पंजाकार हो तो पंजाकार सही है, और कर्णवत अंग के समान पूछ ले तो कर्णवत, ठीक है। कान के समान है, सीधी बात यही है, ठीक है। अब बात करा तो अपन ये तो समझ गया कि इसका उत्पत्ति आद्य महाकल्प में हुई थी, तो विशेषता में एक ये भी हो गई, सबसे प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है, ठीक है। और इसके कई बार क्वेश्चन ये आ जाता है, इसके समकक्ष जब इसकी उत्पत्ति हुई थी उसी टाइम कौन सी की उत्पत्ति हुई है, तो एक यूएसए के पूर्वी तट पर एक पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है अपलेशियन पर्वतमाला, अपलेशियन पर्वतमाला। ये इसके क्या है, समकक्ष, यानी इसके साथ ही उत्पत्ति हुई, जब इसी की उत्पत्ति हो रही थी उसी वक्त लगभग इसकी उत्पत्ति हुई है, ठीक है, ये हो गई। अब अरावली के बारे में एक दो फैक्ट और देखते हैं, ठीक है। अब अरावली जब उत्पत्ति हुई थी, बनी थी तब इतनी है क्या, नहीं, बनी थी तब ये अरावली पर्वत था, और अब क्या बची है, अरावली की पहाड़ियाँ बची है। कैसे, अपने शुरू में देखा था पहाड़ी और पर्वत में क्या फर्क था, जो 2700 मीटर से ज़्यादा होंगे उन्हें अपन बोलते थे पहाड़, ठीक है, और जो 1800 मीटर से ज़्यादा होते थे उन्हें बोलते थे अपन 250 मीटर से ऊपर को बोलते थे अपन पर्वत, इन्हें बोलते थे पहाड़, और जिनकी ऊंचाई 600 मीटर से ज़्यादा थी उन्हें बोलते थे अपन पहाड़ियाँ। ये अपन ने स्टार्टिंग में देखा था, उच्चावच के आधार पर वर्गीकरण किया था तब। अब 600 मीटर से जिनकी ज़्यादा है उनकी ऊंचाई, तो जब इस अरावली की उत्पत्ति हुई थी उस समय की बात करते हैं, तो अरावली की उत्पत्ति हुई थी तब ये अरावली की पर्वतमाला थी। कैसी थी, ये अपनी अरावली है, ठीक है। तो अरावली की हाइट जब उत्पत्ति के समय थी 250 मीटर, तो ये उच्चावच के आधार पर क्या हो गया, अरावली पर्वतमाला हो गई है। लेकिन अब क्या है, अब क्या हालचाल है, अब इसके हालचाल की बात की जाए तो अब इसकी हाइट है फिलहाल ऑन द स्पॉट 930 मीटर। अब किस में आ रही है, ये पहाड़ियाँ में आ रही है, 2800 मीटर से 1800 मीटर से कम और 600 से ज़्यादा, तो अब इसे बोलते हैं अपन अरावली की पहाड़ियाँ। हर बार यही पढ़ेंगे, अरावली की पहाड़ियाँ, अरावली पर्वतमाला नहीं कहते इसे, अरावली की पहाड़ियाँ। तो अरावली की पहाड़ियों कहने की वजह ये है। अब ये कम कैसे हो गई, ये कम हो गई घर्षण से, ठीक है, इसीलिए तो अरावली पर्वतमाला एक घर्षित पर्वतमाला है। क्यों, क्योंकि अरावली के अंदर वेदरिंग एक्शन से समझते हैं मतलब मौसम के हिसाब से, जो ऐसे ऐसे मिट्टी बनती है, सोइल कैसे बनती है, रेत कैसे बनती है, जब अपने वर्षा का पानी हो, जब कोई बड़ा पत्थर का टुकड़ा टूट के पड़ता है तो उससे क्या होते हैं, वो गिरता है तो छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर जाता है, वो उससे रेत बन जाती है। तो इसी तरीके से ये घसती जा रही है, और ये अरावली पर्वतमाला हर निरंतर अपनी हाइट कम करती जा रही है, इसकी हाइट कम होती जा रही है। अब तो और भी नुकसान हो गया, क्योंकि इसके अंदर से बहुत ज़्यादा खनिज संपदा निकलती है, तो खनिजों की खुदाई बहुत बुरे तरीके से हो रही है राजस्थान के अंदर इसकी अरावली की। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे इसकी हाइट कम होती जा रही है। वो फैक्ट नहीं है, लेकिन फैक्ट तो वेदरिंग है, मौसम के हिसाब से, क्योंकि बारिश, जो कोई बड़े पत्थर टूटना और ये सब काम होते हैं ना, उसकी वजह से अरावली की हाइट कम हो रही है, ठीक है। तो अरावली पर्वतमाला बची है, बचे हो क्या कहते हैं अपन, अवशिष्ट। तो अरावली पर्वतमाला एक घर्षित पर्वतमाला या अवशिष्ट पर्वतमाला है, ठीक है, ठीक है। तो अब अपन ऑल ओवर इंडिया के समक्ष देखते हैं इस अरावली के अगर, ठीक है, ये अपने भारत का नक्शा है, ठीक है। भारत के नक्शा में ये देखते हैं सबसे बड़ी पर्वतमाला कौन सी है, सबसे बड़ा पर्वत कौन है, हिमालय,
तो ये हो गया अपना हिमालय, ठीक है, हिमालय। अरावली कहाँ है? ये रह गई अपनी अरावली, राजस्थान के अंदर है, दिल्ली गुजरात, ये है अपनी अरावली, ठीक है। अब बात की जाए ये यहाँ पे कौन है, इंडिया के अपन जियोग्राफी में देखते हैं, ये है पश्चिमी घाट, पता होगा, काराकोरम रेंज और वो सारा इसी में है। ये है पूर्वी घाट, ठीक है, ये है पूर्वी घाट, ठीक है। और जो ये पर्वत है ये सतपुड़ा है और ये विंध्याचल है। विंध्याचल का इधर वाला भाग हाड़ौती का पठार है, अपन पढ़ लिया। ये कौन सा है? अरावली पर्वतमाला है। तो भारत में भी इसकी स्थिति समझ में आनी चाहिए कि भारत में इसमें क्या है। अब देखो दूसरी बात, अब भारत में मानसून कहाँ से आती है? एक तो अरब सागरीय मानसून आती है, एक तो ये अरब सागरीय मानसून आती है, और एक बंगाल की खाड़ी की मानसून आती है। जब मानसून आती है तो ये ऐसे आती है, ठीक है, और ये ऐसे आती है। जब अब अरावली को बना के देखते हैं, ये अपनी अरावली, ठीक है, ये अपनी अरावली है, मान के चलते हैं, ठीक है, ये अरावली है, ठीक। इस अरावली में ऐसे एंटर करती है, ये तो अरब सागरीय है, ठीक है, और ये है बंगाल की खाड़ी, क्योंकि राजस्थान के अंदर आती है ना, तब तक तो ये ऐसी हो जाती है लगभग सारी हवाएं, ठीक है, ठीक है। तो अब एंटर कर रही है, तो एंटर कर रही है बंगाल की खाड़ी की। तो जो बंगाल की खाड़ी से बारिश होती है वो इधर की साइड होती है, ठीक है। ये एक तो ये बांट दिया, और यहाँ एक बोमट का पठार गणा है, वो तो मैन बांटता ही है इनको, ठीक है। अब दूसरा मैन फैक्ट, ये बताने का मतलब क्या होगा, अरावली को अपन जल विभाजक भी बोलते हैं, महान भारतीय जल विभाजक। अरावली को अपन बोलते हैं महान भारतीय जल विभाजक, महान भारतीय जल विभाजक, मतलब जल को बांटती है। तो एक तो ये बारिश वाला लफड़ा हो गया, ठीक है, बारिश को बांटती है। दूसरी बात की जाए तो अरावली के इधर की साइड तो बारिश ज़्यादा होती है, अपन ने पढ़ा भी था कि ज़्यादा बारिश होती है। तो इधर तो 50 सेंटीमीटर पर ईयर के हिसाब से जो बारिश होती है अपने, उससे ज़्यादा होती है, ठीक है। और इस अरावली से इधर की तरफ देखें, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जोधपुर, ये सारा एरिया अरावली से इधर आता है, जैसलमेर, तो इनमें 50 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है। तो ये पानी के बारिश का जो लेवल था उसे बांट दिया। दूसरी मेन चीज़, सबसे इम्पोर्टेंट बात एक और रह गई, जो नदियाँ निकलती है अरावली से, जो इधर नदियाँ निकलती है वो जाके गिरती है बंगाल की खाड़ी में, और जो अरावली से इधर की साइड नदियाँ निकलती है वो जाकर गिरती है अरब सागर में। तो देखो, एक फैक्ट, 2 बांट दिया, 3 बांट दिया, पानी को 3 जगह बांट दिया इसने, ठीक है। तो पानी को 3 जगह बांट दिया, 2 तो ये इंपॉर्टेंट ही है, ये तो चलो ना मानो, पर ये तो इंपॉर्टेंट है, ये तो अपने को आंखों से दिख रहा है, तो ये दिख रहा है। तो ये 2 फैक्ट की वजह से इसने जल को ही बांट दिया, इसलिए महान भारतीय जल विभाजक, ये भारत के जल को बांटता है, ठीक है। अब ये बात तो भारत के संदर्भ में हो गई। अब इसकी बात राजस्थान के संदर्भ में करी जाए तो क्या होगा? तो जब राजस्थान के संदर्भ में बात करते हैं तो राजस्थान में इसका क्या क्या है? तो पहली बात करते हैं चट्टान। इसके अंदर चट्टानें कौन सी है? तो जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें अपने पढ़ा था, जिनका काल प्री कैम्ब्रियन काल में उत्पत्ति हुई थी, वो धारवाड़ क्रम की चट्टानें थी। या अपन ऐसे बोलते हैं, जब वोल्केनो के फटने से जब ऐसे संरचना बना के एक जगह जाके वोल्केनो जम जाता है और इससे जो पर्वत श्रृंखला बनती है उसे धारवाड़ क्रम की चट्टानें बोलते हैं। या उनको दूसरा नाम होता है ग्रेनाइट चट्टानें, ग्रेनाइट चट्टानें या आंतरिक आग्नेय चट्टानें, ठीक है। ये नाम तो पढ़ा था। इनका मतलब कि आग्नेय चट्टानें किसे कहते हैं? वो चट्टानें जो लावा के मेग्मा के बाहर निकलने से जो लावा बनता है, उस लावा के जमने से जो चट्टानों का निर्माण होता है उसे आग्नेय चट्टानें कहते हैं। और आंतरिक का मतलब क्या होता है? जब कई बार क्या होता है, इस मेग्मा का प्रेशर इतना ज़्यादा नहीं हो पाता कि ये पूरे सरफेस पे बाहर की तरफ बिखर जाए, और या ऐसे मान के चलो कि कई बार ऐसे निकल के ये बाहर जम जाता है, जैसे हाड़ौती के पठार का निर्माण हुआ था, उससे बाह्य आग्नेय चट्टानें कहते हैं। और जब ये इसके अंदर ही जम जाता है जो वोल्केनो के अंदर, तो उसे आंतरिक आग्नेय चट्टानें कहते हैं। और जो अपनी अरावली है वो आंतरिक आग्नेय चट्टानों का भंडार है। और आंतरिक आग्नेय चट्टानों की एक विशेषता और होती है, इसमें सिलिका एक अपन जानते हैं मिनरल है। सिलिका की क्वांटिटी किसके अंदर ज़्यादा होती है? वो चट्टानें जो आंतरिक आग्नेय चट्टानें या इनके अंदर। और जो ये बाह्य आग्नेय चट्टानें होती है, बाह्य आग्नेय चट्टानें, इन चट्टानों के अंदर अपने सिलिका की क्वांटिटी कम होती है, ठीक है। जो ये बाह्य आग्नेय चट्टानें कहाँ हैं? हाड़ौती के पठार में। ये यहाँ याद नहीं रखना है। यहाँ तो कौन सी है? आंतरिक आग्नेय चट्टानें है, ठीक है। ये बीच में फैक्ट था जो क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब मृदा अरावली एक पर्वतीय मृदा है, ठीक है। यहाँ जो पर्वतों से बनती है वो माटी होगी। तो अरावली पर्वतमाला में मृदा की बात की जाए तो पर्वतीय मृदा, ठीक है, यही बोलेंगे। अब पर्वतीय मृदा या लाल मृदा,
लाल मिट्टी अपन जानते हैं पर्वतों में पहाड़ों में लाल मिट्टी होती है, और लाल मिट्टी का ही टेक्निकल नाम होता है इनसेप्टी सोल। ठीक है, इनसेप्टी सोल किसका नाम हो गया? लाल मिट्टी का नाम हो गया। ठीक है, और इनसेप्टी सोल मिट्टी है, इसकी खासियत क्या होती है? ये मक्का के लिए उपयोगी है। लाल मिट्टी आयरन ऑक्साइड की वजह से होती है लाल मिट्टी। तो अपने को पूछ ले राजस्थान में लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो लाल मिट्टी पाई जाती है इसके अंदर अरावली पर्वतीय प्रदेश के अंदर। ठीक है, अब इसके अंदर खनिज संपदा की बात की जाए, ये समझ में आ गया इनसेप्टी सोल। अब खनिज संपदा की बात की जाए, तो खनिज संपदा के अंदर बात की जाए तो अरावली पर्वतीय प्रदेश में खनिजों की प्रधानता है। सर्वाधिक खनिज यहीं से निकलते हैं। तो धात्विक और अधात्विक दोनों प्रकार के खनिज, धात्विक और अधात्विक दोनों प्रकार के खनिज अरावली से निकलते हैं। वन और वन्य जीव यहाँ पे है ही, सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं। उदयपुर में तो वनों का भंडार है। और आदिवासियों को जनजातियों के लिए जो लगभग आदिवासी जनजातियाँ हैं वो अरावली पर्वतीय प्रदेश में निवास करती है, इसलिए आदिवासी जनजातियों का आश्रय स्थल अरावली पर्वतीय प्रदेश कहलाता है। ठीक है, अपन ने हाड़ौती के पठार में देखी थी, कौन सी जनजाति थी? वो सहरिया जनजाति थी। बाकी की लगभग जनजातियाँ हैं वो यही निवास करती है। ठीक है, तो अब बात की जाए कौन कौन सी जनजाति कहाँ किस तरीके से निवास करती है, तो ये देखो। ठीक है, तो बात की जाए जो अब उनकी जनजातियाँ बात की जाए तो जो ग्रासीय जनजाति है वो सिरोही में निवास करती है, अपन जनजातियों में भी पढ़ेंगे। डूंगरपुर में जो डामोर जनजाति है आदि अनुसूचित जनजाति वो निवास करती है। भील उदयपुर में सर्वाधिक निवास करते हैं। जो कथोड़ी जाति है वो राजसमंद और कोटा के अंदर निवास करती है, और ये अपन ने सहरिया जनजाति पढ़ लिया। ठीक है, और जो सांसी जनजाति है वो भरतपुर में, और मेणा जनजाति जयपुर में। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो इनके द्वारा जो अपन पढ़ा था स्थानांतरित कृषि या जमीन कृषि, जिसे स्लेश या बर्न भी बोलते हैं, वो कृषि के नाम अलग अलग है। सहरिया जनजाति हाड़ौती के पठार में उनके द्वारा जो कृषि की जाती है उसे बोलते हैं वात्रा। ठीक है, उनके द्वारा की जाती है उन्हें बोलते हैं वात्रा। ठीक है, और जो ग्रासीय जनजाति जो सिरोही में निवास करती है उनके द्वारा जो जमीन कृषि की जाती है उसे बोलते हैं वालरा। ठीक है, और जो डूंगरपुर में डामोर जनजाति है उसके द्वारा कृषि की जाती है उसे बोलते हैं दजिया। ठीक है, और जो भील जनजाति है उसके द्वारा जमीन कृषि की जाती है उसे बोलते हैं चिमाता। ये जमीन कृषि होती क्या है? नॉर्मली ये होती है एक जगह पे कृषि की, बाद में ये भूमि अनउपजाऊ हो गई तो ये इस जगह को छोड़ के दूसरी जगह पे चल जाते हैं, और उस जगह इस प्रोसेस को ये बोलते हैं, वो भील तो बोलते हैं चिमाता, जो डामोर बोलते हैं वो दजिया, और जो ग्रासिया बोलते हैं वालरा, और सहरिया बोलते हैं वात्रा। सिर्फ थोड़े से तय और लय में ही फर्क है। ठीक है, ये बात होगी। और मीणा जनजाति अरावली पर्वतीय प्रदेश में आती है, जयपुर में सर्वाधिक निवास करते हैं। और जो अपन ये भी जानते हैं कि राजस्थान की सर्वाधिक नदियाँ कहाँ से निकलती है? राजस्थान की सर्वाधिक नदियाँ अरावली पर्वतीय प्रदेश से भी निकलती है। ठीक है, अधिकांश जो राजस्थान की नदियाँ, सर्वाधिक तो नहीं बोल सकते, अधिकांश जो नदियाँ हैं वो अरावली पर्वतीय प्रदेश से निकलती है। जो अरावली के पूर्व की साइड में बहती है उन्हें वो बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है, और जो पश्चिम की साइड में गिरती है वो अरब सागर में गिर जाती है। तो अरावली से कौन कौन सी नदियाँ निकलती है ये और देख लो। तो अरावली में जो नदियाँ निकलती है उनमें है, पहली है जाखम। ठीक है, जाखम नदी माही नदी की सहायक नदी है। माही यहाँ से ऐसे निकलती है। ठीक है, साबरमती नदी जो गुजरात में जाती है, पश्चिमी बनास नदी जो गुजरात में जाती है, लूणी नदी जो अरब सागर में जाके गिरती है। ठीक है, और बाणगंगा नदी अपने जयपुर में बैराट की पहाड़ियों से निकलती है। साबी सेवर की पहाड़ियों से निकलती है। रूपारेल नदियाँ जो अलवर से निकलती है और भरतपुर में जाके बहती है, भरतपुर की जीवन रेखा भी कहलाती है। कांतली नदी झुंझुनू शिखर में बहती है, झुंझुनू में बहती है। ठीक है, ये सब नदियाँ हो गई। ये मैनाली नदी हो गई। ये जितनी में लगभग नदियों का उद्गम स्थल है अरावली पर्वतीय प्रदेश ही है। ठीक है, और जो जल विभाजक का काम करता है मेन राजस्थान के अंदर, वो जल विभाजक का काम करता है, यहाँ पे बना हुआ है बोराट का पठार। वो बोराट का पठार अपन आगे देखेंगे। इस लेक्चर में बस इतना ही। बाकी का अरावली पर्वतीय प्रदेश अपन अगले लेक्चर में देखेंगे, जिसमें अरावली का वर्गीकरण करेंगे। अरावली के अंदर कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं, कौन कौन सी चोटियाँ हैं, कौन कौन से पठार हैं, वो अपन देखेंगे अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।